नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडुकेशन साइकोलॉजी पेज नंबर 2 रहेगा। मनोविज्ञान साइकोलॉजी पार्ट नंबर 2 बाई जायसवाल सर। इस क्लास में हम दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्न है, C-टेट में आए हुए प्रश्न है। साथ ही साथ 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या, फीडबैक क्या है, अवश्य जानने की कोशिश करते हैं। और जो इसका पहला पार्ट है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आवर टीचर्स फैमिली है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, एक बार प्ले लिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा गया है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है? पीढ़ियों का अंतर होता है, अवसरों की प्रतिकूलता होती है, निराशा तथा निस्सहायता होता है, या किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन होता है? सभी यहाँ पे कमेंट करिएगा। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो प्रमुख कारण होता है वह कौन सा होता है? अवसरों की प्रतिकूलता होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पर है कि पाठचर्या क्या होता है? जी हाँ साथियों, पाठचर्या जो है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, एक कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पाठचर्या कहलाती है वह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम ही पाठचर्या कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, और एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट सर्वोपरि है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहार संबंधी विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, सभी कमेंट करके बताइए। तो डिसलेक्सिया जो है आपके पठन विकार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। काफी बार ये पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। अगला टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्ध कितनी होती है? 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110, या 80 से लेके 90 तक होती है? तो टर्मन के अनुसार देखा जाए जो बुद्धिलब्ध मानी जाती है, टर्मन के अकॉर्डिंग 90 से 110 के बीच मानी जाती है। जी हाँ साथियों, 1916 में टर्मन ने परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धिलब्ध की अवधारणा के बारे में विचार किया। टर्मन के अनुसार औसत बुद्धिलब्ध वाले बच्चे 90 से लेके 110 के बीच की श्रेणी में माने जाते हैं। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जब आप सोचिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा में जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना चाहेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप आगमन विधि का, निगमन विधि का, विश्लेषण का, या कहानी या कथन विधि का प्रयोग करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में अगर बच्चों को नियम या सिद्धांत सिखाना है तो आगमन विधि को अध्यापक प्रयोग करेगा। अब देखिए प्रश्न ये हमारा उठता है कि कोई नियम या सिद्धांत सिखाना है तो आगमन विधि क्यों होता है? क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर पहले चीजें आपको उदाहरण बच्चे को बताना पड़ेगा, इसके बाद नियम या सिद्धांत सिखाना है। क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो डायरेक्टली नियम असूल तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए पहले एग्जाम्पल के बाद नियम, उसके बाद नियम और सिद्धांत सिखाएंगे। ठीक है, तो आगमन विधि हो गए अकॉर्डिंग टू प्राइमरी लेवल की अगर बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट। सभी लोग जानते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे वैसे ही अनुकरण करते हैं जैसे शिक्षक करेंगे, तो श्याम पट पर शिक्षक ही लिखते हैं। तो श्याम पट में जो लिखावट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब अनुकरण करें तो अच्छी चीजें का, अच्छी लिखावट का अनुकरण करेंगे तो वो भी अच्छी लिखावट सीखेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी लिखने की। ठीक है, तो अच्छा लेख या अच्छी लिखावट, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, या 5 से लेके 10 वर्ष तक होती है? सभी कमेंट कीजिए। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो उपयुक्त आयु मानी गई वह मानी गई है 5 से लेके 10 वर्ष तक मानी गई। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि समायोजन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वह स्थिर होती है, गतिशील होती है, स्थानापन्न होती है या अवरोधी होती है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं सारी चीज जब आप नई जगह जाते हैं तो समायोजन करते हैं। समायोजन मतलब कहीं ना कहीं आप गतिशील कर रहे हैं, चल रहे हैं, तभी आप कहीं ना कहीं जाके समायोजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी नए ऑफिस में जॉब जाएंगे, किसी विद्यालय में अगर आप नियुक्ति होगी तो वहाँ पर भी आपको समायोजन करना पड़ेगा, शिक्षकों के साथ, स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल के साथ। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको गतिशील से संबंधित प्रक्रिया हो जाती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, प्रेरणा पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है या व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन करता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। जी हाँ, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह कौन सी होती है? पढ़ाने की उत्सुकता होती है, धैर्य व दृढ़ता होती है, शिक्षा विधियों का ज्ञान होता है या मानक भाषा का ज्ञान होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, छोटी कक्षाओं में शिक्षकों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वह हमारी धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो छोटी कक्षा में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में आप में धैर्य और दृढ़ता अवश्य होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में जो है सामाजिक भावना। जी हाँ दोस्तों, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से जो है पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः हैं, असहमत हैं या कुछ सीमा तक सहमत हैं? सभी कमेंट कीजिए। तो बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में, एक राष्ट्र में शिक्षक के रूप में, देश के रूप में आपका कमेंट क्या होगा, आपका सहमत क्या होगा? तो बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्मजात होता है, ये बिल्कुल असहमत है। क्योंकि जब बच्चा जन्मजात नहीं होता है, जब बच्चा रहता है परिवार समाज के साथ, जब सीखता है, तब कहीं ना कहीं सामाजिक भावना बच्चे पर उत्पन्न होती है, बालक पर उत्पन्न होती है। तो असहमत हम हैं इस कथन से। आप लोग क्या हैं, आप लोग भी अपना अपना कमेंट बता सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे या सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे? तो छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सभी कमेंट कीजिए। बालक बालिका में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक के रूप में आपको जो है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जब आप मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे सहयोग हो जाता है एक दूसरे का, तो छात्र पर भी परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। जब शिक्षक एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का साथ करते हैं, तो बच्चे भी यही सीखते हैं, देखते हैं। और अक्सर होता है, जो चीज़ रियलिटी है वो रियलिटी है, वो बदली नहीं जा सकती। जब आप भी बच्चे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हम भी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं देखते रहे हैं। ठीक है, तो जब शिक्षक के प्रति प्रेम व्यवहार अच्छा होता है, तो बालक बालक व स्कूल का जो माहौल है, विद्यालय का माहौल है, वो भी अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उसकी जो रुचियां होती हैं वह बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं या पहले जैसी नहीं रहती। तो आप सभी लोग जानते हैं, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप अगर उनकी रुचियां हों, मतलब बच्चा जैसे जैसे वृद्धि बढ़ रहा है, उसकी उसकी रुचियां भी बढ़ती हैं, रुचियां भी परिवर्तन होती हैं। तो वृद्धि के साथ जो रुचियां उसकी होती हैं वो किस प्रकार होती, तो रुचियां भी बहुमुखी हो जाती हैं, रुचियां भी परिवर्तन होती रहती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जी सके, सम्मान पा सके। ये बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग अगर डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न हमारे इजीली प्रश्न हो जाते हैं। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ज्ञानार्जन कर सके, क्योंकि शिक्षा का संबंध ज्ञान से ही होता है, इसलिए हम कहते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी के ज्ञान को, आप सभी के बुद्धिजीवी को जायसवाल सर नमन करते हैं। आप सभी की बुद्धिजीविता को जायसवाल सर नमन करते हैं।
आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक को संतुलित, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह किसका सूचक होता है? रुचि का सूचक होता है, अभिवृत्ति का होता है, प्रशंसा का होता है या मूल्य का सूचक होता है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो कोई भी बालक को जो है, एक बालक को संतुलित, सुधरेपन, स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है कि यह बच्चा जो है प्रशंसा का सूचक होता है। क्योंकि बच्चा जो है संतुलन कर रहा है, सुधर रहा है और स्वच्छता का अनुपालन कर रहा है तो कहीं न कहीं वो किसका सूचक होता है? प्रशंसा का सूचक हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? तो स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं, डरपोक तथा संकोची होते हैं, निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत तथा सक्रिय होते हैं या सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। 101% यहाँ पे सीटेट एग्जाम को क्रैक करना है, अदर टीटी एग्जाम को क्रैक करना है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं? शांत व सक्रिय होते हैं। जी हाँ, स्वभाव और प्रकृति की जो कहते हैं ना, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव और प्रकृति कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं वो बालक या बालिका कोई भी व्यक्ति शांत और सक्रिय रहता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अक्सर आप देखते होंगे आपके बीच में ऐसा होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का रहता है लेकिन पढ़ने में बहुत सक्रिय रहता है। जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है कि अरे ये तो शांत स्वभाव का था लेकिन पढ़ने में बहुत सक्रिय था। अगला प्रश्न है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं। तो छात्र किस शिक्षक को पसंद करते हैं भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो शिक्षक उनकी समस्याएं सुनते हैं, जो शिक्षक उनसे नाराज नहीं होते हैं, जो शिक्षक समय का पाबंद होते हैं, जो शिक्षक सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं या फेस वॉश का यूज करते हैं। सभी कमेंट कीजिए। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनते हैं, जो बच्चे की समस्याएं सुनते हैं। अगर आपकी कोई समस्या सुन रहा है तो आप उन्हीं को सुनेंगे, आप उनको पसंद करेंगे। हमारा जो समस्या है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग मानी गई है 6 से 16 वर्ष मानी गई है, 12 से 18 वर्ष मानी गई है, 18 से 50 वर्ष मानी गई है या 15 से 35 वर्ष मानी गई है? तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग रखा गया है, जो आयु वर्ग माना गया है वह 15 से लेकर 35 वर्ष माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी के कमेंट का फीडबैक सर्वोपरि ही सम्मान करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि समाज की उन्नति का मूल क्या होता है? समाज की उन्नति के मूल बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो या केवल महिला अध्यापक हो? सभी कमेंट करिए। देखिए, समाज की उन्नति का मूल क्या होता है? मूल मतलब जड़। मूली खाए होंगे ना, उन्हीं से यह जड़ उत्पन्न होता है। मूली जब जमीन पे लगती है दोस्तों, ये मान लीजिए मूली का पेड़ है, जब जमीन पे लगती है तो जितना जमीन पोल पाता है, मूली जो है उनकी जड़ें उतनी ही अंदर तक जाती है और उतनी ही लंबी और हष्ट-पुष्ट होती, उतने ही स्वाद में अच्छी होती। इसी प्रकार समाज की उन्नति का मूल जो जड़ होता है वह बालक बालिका का एक समान शिक्षा होना। जब एक समान शिक्षा होगा तो जो मूली के जैसे मूली है उसके चारों तरफ, यानी मान लीजिए एक तरफ जमीन टाइट मिल गई, एक तरफ मुलायम मिल गई तो मूली नहीं बढ़ पाएगी। मूली के लिए क्या चाहिए कि दोनों जो है, दोनों तरफ की मिट्टी मुलायम होनी चाहिए। उसी प्रकार बालक बालिका, प्रत्येक लड़का लड़की का शिक्षा एक समान होनी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे या कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे? सभी कमेंट करके बताइएगा। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञान की इंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाना है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे या कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे।
ये सभी के लिए, आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। साथ ही साथ टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, मनोविज्ञान साइकोलॉजी पार्ट 2 में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके मिलता हूँ। आपकी अगली जो मैथ्स की क्लास होगी, इवनिंग में ईवीएस पर्यावरण की क्लास होगी, उस पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।